हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है एक बार फिर से हेमंत शर्मा लॉ एडवाइस चैनल के अंदर। कैसे हो दोस्तों सब? आज मैं आपको स्वापक औषधि और मनः प्रवाही पदार्थ अधिनियम 1985 के बारे में आपको बताऊंगा, जिसको इंग्लिश में नारकोटिक ड्रग्स एंड फिजियोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 बोलते हैं। जी दोस्तों, आपके मन में आ रहा होगा कि ये कौन सा एक्ट है। ये वही एक्ट है दोस्तों जिसमें चरस, गांजा, अफीम, कोकेन, हीरोइन, जो ड्रग्स, सामान्य औषधियाँ जो कृषि व्यापार में, विनिर्माण दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग को बोलते हैं, आयात, निर्यात और सेवन न करने के लिए निर्देश देता है। और ऐसा करने पर इस अधिनियम में इतने कड़े प्रावधान है। यहाँ पर यह समझना होगा कि औषधियाँ कैसे बनाई जाती है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले आपको मैं सामान्य जानकारी दे देता हूँ अधिनियम के बारे में। यह अधिनियम 1985 में लागू हुआ था। और इससे पहले कौन सा अधिनियम चल रहा था वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले ब्रिटिश काल में भी यह चीज़ वर्जित थी, तो वहाँ पे चल रहा था पुराने अफीम अधिनियम 1876। और उसके बाद में एक्ट आया अनिष्ट कर। नाम से ही है, अनिष्ट यानी गलत कार्य। अनिष्ट कर मादक द्रव्य अधिनियम 1930 ये अंग्रेजों के काल के अधिनियम है। और उसके बाद में देश आज़ाद होने के बाद में 1985 में यह एक्ट बनाया गया, नारकोटिक ड्रग्स एंड फिजियोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट। आपने अधिकतर न्यूज में, टेलीविज़न में सुना होगा नारकोटिक विभाग। जी दोस्तों, नारकोटिक विभाग वो ही विभाग है जो इन ड्रग्स का जो सेवन करता है तो उसके लिए अरेस्ट करना या सजा का प्रावधान करना या उनके लिए नियम बनाना इसी विभाग का कार्य है। ये दोस्तों, आपको सबसे पहले इस एक्ट के बारे में समझना पड़ेगा कि इस एक्ट में कितनी धाराएं है। दोस्तों, इस एक्ट में 6 तो अध्याय है और 83 धाराएं है। और आपको सबको पता ही है दोस्तों कि यह एक्ट चरस, गांजा, अफीम, कोकेन, कोका की पत्ती, ड्रग्स, हेरोइन आदि औषधियों पर कृषि व्यापार, आयात निर्यात, मैन्युफैक्चरिंग, अवैध व्यापार, करना वर्जित है। और दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि इस सेक्शन में इतने कड़े प्रावधान है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में या अवैध व्यापार में लिप्त पाए जाते हैं तो आपको कम से कम 10 साल की कठोर कारावास है। और जुर्माना 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख बहुत बड़े अमाउंट में लगाया जाता है। जी दोस्तों, चलो अब इसी एक्ट में चलते हैं हम और देखते हैं कि चरस, गांजा, अफीम, कोकेन, कोका की पत्ती, हेरोइन आदि कौन से पौधे से बनती है जो इस एक्ट में बताया गया है। जी दोस्तों, इस एक्ट की धारा 2/3 के अनुसार कैनिबस का पौधा बताया गया। इस कैनिबिस के पौधे
से दो औषधियाँ प्राप्त की जाती है, एक तो चरस और एक गांजा। ठीक है दोस्तों। अब चरस कैसे प्राप्त की जाती है? ये कैनिबस का पौधा होता है ना, पौधा, उसके कच्चे भाग को निकालकर उसमें हसीस दरवे नाम का तेल मिलाकर रेजिन नाम जो कच्चे भाग में आता है, रेजिन से बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों। और गांजा होता है वो ये कैनिबस का पौधा की जो फल होता है, फल का मतलब जो फूल आते हैं ऊपर ऊपर, बाद में ऐसे गुठलियों के टाइप में फल भी आते हैं, और इसकी जो पत्तियां होती है उनको सुखा के बनाया जाता है। ठीक है। नारकोटिक्स ड्रग्स एंड फिजियोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 की धारा 2(3) के अनुसार कैनिबस का पौधा बताया गया है दोस्तों। अब आगे अपन चलते हैं धारा 2(5) के अनुसार। इसमें कोका के बताया गया है। कोका का एक पेड़ होता है और उससे क्या क्या व्युत्पाद बनते हैं या क्या क्या कौन सी औषधियाँ बनती है वो बताई गई है। कोका से एक तो कच्चा कोकेन बनता है, जो और इस कच्चे कोकेन को निकालकर इसमें एक गोनीन एवं बेंजाइल एक गोनील मिलाकर बनाया जाता है। जी दोस्तों, एक गोनील बेंजाइल एक गोनील एल्कोहलिक ड्रग्स है जो रसायन विज्ञान के अनुसार बनाए जाते हैं। इनको मिलाकर ये कोका की बनती है। कोका के पेड़ से कोकेन बनती है, कोकेन के साथ साथ ड्रग्स बनती है कोका के पेड़ से, और हेरोइन बनती है। और भी अन्य औषधियाँ हैं जो इनसे प्राप्त की जाती है, जो सेक्शन 2(3) से लेकर 2(8) के अंदर बताई गई है। ये दोस्तों, इसमें कोका की पत्ती भी बताई गई है सेक्शन 6 के अनुसार। ये जो औषधियाँ होती है, अब इन औषधियों के लिए क्या क्या वर्जित है? जैसे एक तो अवैध व्यापार, ठीक है, एक विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है, तीसरा कृषि, ठीक है, चौथा आयात निर्यात, पांचवा सेवन। ये भली भांति रूप से समझने के लिए मैं समझा रहा हूँ। अवैध व्यापार का मतलब तो यही होता है कि कोके के पौधे की खेती करना और कोके के पौधे की किसी भाग का संग्रह करना, मतलब खेती करना पौधे की और किसी भी भाग का संग्रह करना, यानी इकट्ठा करना, समझ रहे हो। और अफीम, पोस्ट या किसी भी कैनिबस के पौधे की खेती करना या स्वापक औषधियाँ और मानव प्रवाही पदार्थों का उत्पादन करना, उनका विनिर्माण करना, उनका कब्जा करना, उन पर विक्रय करना, उनका क्रय करना, उनका परिवहन करना, उनका भंडारण करना, मतलब इकट्ठा करना, उनका छिपाव करना, उनको छिपाना, उपयोग करना, उपभोग करना, उपभोग का मतलब उसको खुद सेवन करना, अंतर्राज्यिक आयात करना और अंतर्राज्यीय निर्यात करना, ऐसे क्रियाकलापों के लिए अवैध व्यापार बताया गया है। जी दोस्तों, अब मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि कोका के जो पत्तियाँ आती हैं उनको सुखाकर और उनसे भी अलग ड्रग्स बनाना, मतलब उनमें कुछ बदलाव करके नई औषधि का निर्माण कर देना,
अब निर्माण कैसे हुआ दोस्तों? रासायनिक विज्ञान के अनुसार कुछ केमिकल मिलाकर उनमें परिवर्तन कर दिया जाता है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग की श्रेणी में आता है। और कृषि की श्रेणी में आपको पता ही है कि कैनिबस की पौधे की खेती करना या कोका की पौधे की खेती करना। आयात निर्यात में दोस्तों आयात निर्यात दो प्रकार से है। वैसे तो इंटरनेशनल में तो इसमें रोक है, बट अंतर्राज्यीय आयात के लिए इसमें बताया गया है, एक राज्य से दूसरे आयात के लिए अंतर्राज्यीय, यह भी बैन है। और इंटरनेशनल तो आबकारी विभाग पहले ही पकड़ लेगा आपको, इंटरनेशनल तो कुछ होगा नहीं। और सेवन के लिए भी ये वर्जित है जी दोस्तों। अब आपको मैं डोडा पोस्ट के बारे में बताता हूँ। ये डोडा पोस्ट नाम ज़्यादा सुना होगा, डोडा पोस्ट, पोस्त्रन सांद्र, इसका नाम आजकल खूब सुन रहे होंगे आप, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के केस के बाद में भी ड्रग्स का मामला बहुत ज़्यादा उठा है। और राजस्थान में भी अभी खबरें आ रही है कि बाड़मेर और जोधपुर में की साइड बहुत ज़्यादा व्यापार हो रहा है इन चीज़ों का, तो इनके बारे में सुना होगा। डोडा पोस्ट होता है जिसे गांजा की जो पत्तियां होती है, तो उसको जो चूर्ण बना लिया जाता है और उस चूर्ण को डोडा पोस्ट बोलते हैं। वो पोस्त्रन भी उसी माध्यम से होता है, जो पत्तियों को सुखा कर उनका चूर्ण बना लिया जाता है और इनके अंदर केमिकल मिलाकर और सेवन के लिए तैयार करना ही ये चीज़ें कहलाती है। अब दोस्तों मैं आपको इसके विभाग के बारे में बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, विभाग कौन कौन से है इसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों इस अधिनियम में सबसे ज़्यादा केंद्र की जो सरकार होती है उसको नियम और कानून बनाने के अधिकार है जी दोस्तों। इस सेक्शन की धारा 4 के अंदर बताया गया है दोस्तों कि केंद्र सरकार स्वापक औषधियां और मन प्रभावी पदार्थों के दुरुपयोग, अवैध व्यापार और रोकथाम के लिए उपाय करेगी। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर केंद्र सरकार भी नियम बनाएगी, दुरुपयोग, अवैध व्यापार, इन सभी चीजों का सेवन के लिए, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सबके लिए उपाय तैयार करेगी। और केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश देगी, उसके बाद में राज्य सरकार इसके ऊपर नियम बनाएगी जी दोस्तों। और दोस्तों केंद्र सरकार धारा 5 के अंदर बताया गया कि केंद्र सरकार एक स्वापक आयुक्त, स्वापक का मतलब होता है नारकोटिक आयुक्त, नारकोटिक कमिश्नर नियुक्त करेगा, समझो दोस्तों। और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करेगी, जैसा कि इस अधिनियम के परियोजना से उचित समझे। मतलब जैसे अवैध व्यापार हो रहा है, अगर ज्यादा हो रहा है तो नारकोटिक कमिश्नर के साथ अन्य अधिकारियों की नियुक्तियां ज्यादा होगी दोस्तों। और इसमें धारा 5 में बताया गया कि स्वापक आयुक्त यानी नारकोटिक कमिश्नर या तो स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से अफीम पोस्ट की खेती, अफीम के उत्पादन के अधीक्षण से संबंधित सभी शक्तियों का प्रयोग और सभी कर्तव्यों का पालन करेगा, तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन भी करेगा जो केंद्र सरकार द्वारा उसे सौंपे गए हैं। या तो नारकोटिक कमिश्नर अफीम की खेती, इनके बारे में सब अपनी शक्तियां यूज कर सकता है और अधिकारी को भी अधिकार दे सकता है कि वह भी नारकोटिक कमीशन की जैसे ही शक्तियां प्रयोग कर सके और केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों को भी पालना करेगा। समझिए दोस्तों, ये होता है। और इन्हीं कमिश्नर नारकोटिक डिपार्टमेंट के स्वापक विभाग में बैठता है ये, और स्वापक विभाग की शक्तियों का ही पालन करता है नारकोटिक कमिश्नर जी दोस्तों। और धारा 7 में बताया गया है कि औषधियों का दुरुपयोग को कंट्रोल करने के लिए राष्ट्रीय निधि से इनका वेतन दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। और ये सब भी केंद्र सरकार की जो अधिसूचना होगी, मतलब गैजेट पास होगा या नोटिफिकेशन निकलेगा, उसके बाद में ही
नारकोटिक कमिश्नर अपना रोल में आएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो विभाग की जानकारी हो गई। और पहले भी आपको बता चुका हूँ कि किन किन के लिए ये प्रतिषेध है। प्रतिषेध का मतलब वो निषेध क्या क्या है, और किन किन के लिए ये निषेध नहीं है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब प्रतिषेध तो कौन कौन से प्रतिषेध कहाँ कहाँ है वो आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें एक तो कोका की पौधे की खेती करना, ठीक है, कोके की किसी भी भाग का संग्रह करना, या अफीम पोस्त या किसी भी कैनबिस पौधे की खेती करना। समझ रहे हो, जो आपको पहले भी बता चुका हूं। इनका विनिर्माण करना मतलब मैन्युफैक्चरिंग करना, कब्जा करना, विक्रय करना यानी सेल करना, परचेज करना यानी क्रय करना, और परिवहन, परिवहन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना, और उसके बाद में इसका स्टोर करना, उपयोग करना, उपभोग करना, अंतर्राज्य आयात करना, अंतर्राज्य निर्यात करना, भारत में आयात करना या भारत के बाहर निर्यात करना, ये सब इन पे प्रतिषेध है जो धारा 8 के अंतर्गत आती है। इनकी जो पेनल्टी है या जो सजा है वो आगे आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों सजा इसमें जैसे कोका की जो खेती करता है उसकी अलग सजा है, ठीक है, अफीम की अलग सजा है, गांजा की अलग सजा है, पोस्त्रान सांद्र की अलग सजा है, हेरोइन की, ड्रग्स की, इनकी अलग सजा है। तो वो मैं पेनल्टी आपको आगे बताऊंगा। इससे पहले मैं बताता हूँ कि किन किन के लिए निषेध नहीं है। जी दोस्तों, इस एक्ट के अनुसार जो चिकित्सक एवं वैज्ञानिकों के लिए निषेध नहीं है। वो कैनिबस के पौधों का उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन वो केवल उन्हीं एक्टिविटियों के लिए उपयोग करेंगे जो रिसर्च के माध्यम से हो, यानी वैज्ञानिक जिस चीज पे रिसर्च कर रहा तो उसी ही चीज के लिए वो प्रयुक्त करेगा या उपयोग करेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे ये दवाइयों के अंदर, इनके अंदर भी इनका उपयोग होता है, तो चिकित्सक और वैज्ञानिकों को छूट दी गई है। अपने उपयोग के लिए नहीं और किसी को बेचने के लिए, केवल जो रिसर्च हो रही है या जो अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो या किसी चीज पर काम कर रहे हैं तो उनके लिए उपयोग के लिए यह बताया गया है। जी दोस्तों, चिकित्सक और वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के विस्तार तय ही है, और जहां किसी उपबंध में अनुज्ञापत्र और प्राधिकार के रूप में कोई अपेक्षा अधिरोपित की गई है, यह अधिनियम की धारा 8 में बताया गया है। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार की एक अधिसूचना जारी करने के उपरांत ही चिकित्सक इन चीजों का उपयोग कर सकता है। अधिसूचना जारी करने के बाद ही चिकित्सक और वैज्ञानिक केंद्र सरकार के ही गाइडलाइन के रूप में काम कर सकता है, केंद्र सरकार के निर्देशों पर काम करेगा। ये दोस्तों समझ रहे हो। अब दोस्तों मैं आपको अपराध और शास्ति यानी पेनल्टियां बताता हूँ, इसमें क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पोस्त्रण की क्या क्या पेनल्टियां है जो धारा 15 के अंदर बताई गई है। ठीक है दोस्तों, अगर पोस्त्रण का अगर कोई भी विनिर्माण करेगा, कब्जा करेगा, विक्रय करेगा, क्रय करेगा, परिवहन करेगा, उपभोग करेगा, उपयोग करेगा, आयात करेगा, उसका निर्यात करेगा, ठीक है, तो इस सेक्शन के अनुसार उसको 6 माह की, अब इसमें भी दोस्तों कैटेगरियां बताई गई है। ठीक है, एक तो अल्प मात्रा के संबंध में है, मतलब जो कम मात्रा में करो तो उसके लिए 6 माह की तो सजा है। ये दोस्तों कम से कम 6 माह की सजा, और जुर्माना 10,000 रुपए तक है। अगर अल्प मात्रा में होता है तो 6 माह की तो सजा और 10,000 तक जुर्माना हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। जी दोस्तों, अब आगे
जब वाणिज्यिक मात्रा मतलब व्यापार में वाणिज्यिक मात्रा में तो कम और जिससे उनका निर्माण या खेती ज़्यादा हो रही हो, अल्प मात्रा से अधिक हो रही हो, तब उनके लिए 10 वर्षों तक कठोर कारावास है। दोस्तों, 2 कारावास होते हैं, कठोर कारावास और साधारण कारावास। साधारण कारावास तो न के मात्र होता है, बल्कि कठोर कारावास में बहुत कड़े प्रावधान होते हैं और 1 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है दोस्तों, या दोनों भी हो सकते हैं। जब वाणिज्यिक मात्रा में अधिक हो रहे हो, क्या विनिर्माण, परिवहन या उनका क्रय विक्रय अधिक मात्रा में हो रहा हो, तो सजा 10 साल से लेकर 20 साल तक हो सकती है और जुर्माना 1 लाख से लेके 2 लाख रुपए तक हो सकता है, या दोनों भी हो सकता है। दोस्तों, जुर्माना मजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड होता है, वो कंडीशनों के हिसाब से 2 लाख से ज़्यादा भी कर सकता है और कम भी कर सकता है। ठीक है, मजिस्ट्रेट अधिकतर केसों में ज़्यादा ही जुर्माना करता है, जिससे यह चीज़ें बार बार ना हो। अब दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ कि कोका के लिए क्या क्या बताया गया है। दोस्तों, कोका की पौधे की खेती करना जो धारा 16 के अंदर बताया गया है, कोका के पौधे की खेती करेगा या कोका के पौधे किसी बाग को इकट्ठा करेगा या कोका की पत्तियों का उत्पादन करेगा, विक्रय करेगा, क्रय करेगा, परिवहन करेगा। ठीक है दोस्तों, अंतर्राज्यीय आयात करेगा, निर्यात करेगा, वो सब चीजें, तो उनके लिए 10 साल तक की, इसमें कोके में अल्प मात्रा में या कम मात्रा में नहीं बताया गया। कोका के पौधे की खेती अल्प मात्रा में करेगा तब भी 10 साल की सजा है और दोस्तों 1 लाख तक जुर्माना है। जी दोस्तों, इन सभी मामलों में कठोर कारावास है। ठीक है, कठोर कारावास और 1 लाख का जुर्माना बताया गया, यह दोनों भी हो सकते हैं। अब आपको मैं अफीम के बारे में बताता हूँ। अगर अफीम का भी कोई उत्पादन करेगा, क्रय करेगा, विक्रय करेगा, परिवहन करेगा, आयात करेगा, निर्यात करेगा, तो इसी सेक्शन में धारा 17 के अंदर बताया गया है, अगर अल्प मात्रा में होगा तो कम से कम 6 माह की सजा और 10,000 रुपये तक जुर्माना होगा, या दोनों हो सकते हैं। अगर वाणिज्य मात्रा में कम और वैसे खेती वेती ये ज़्यादा हो रही हो, तब 10 साल की सजा और 1 लाख तक जुर्माना। ठीक है दोस्तों, या दोनों हो सकते हैं। या अधिक मात्रा में हो रहा है तो 10 से 20 साल तक की सजा और 1 से 2 लाख तक का जुर्माना, या दोनों भी हो सकते हैं। और अफीम पोस्ट और की भी यही है, अफीम पोस्ट के अंदर भी यही सेम कैटेगरी बताई गई है जो सेक्शन 18 के अंदर बताई गई है दोस्तों। और दोस्तों, अब आपको बता दूं गांजा के रूप में क्या क्या सजा है। धारा 20 के अंदर बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति कैनिवस के पौधे की खेती करेगा या उत्पादन करेगा या विनिर्माण करेगा या कब्जा करेगा या विक्रय करेगा, क्रय करेगा, परिवहन करेगा या आयात करेगा या निर्यात करेगा, तब ऐसे संबंध में बताया गया है। तो इसके संबंध में कठोर कारावास का प्रावधान है। इसमें 10 साल तक की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना बताया गया है। और अत्यधिक मात्रा में 10 से 20 साल तक की सजा और 1 से 2 लाख तक का जुर्माना बताया गया है। जी दोस्तों, इसके बारे में हर चीज़ में अफीम, डोडा पोस्ट या इनमें अल्प मात्रा में वही 6 माह की जो सज़ा और 10,000 रुपये तक है, और वही 10 साल की सज़ा अगर वाणिज्यिक मात्रा में कम और 1 लाख तक का जुर्माना है, और
अत्यधिक मात्रा में 10 से 20 साल तक की सजा और 1 से 2 लाख तक का जुर्माना है। ठीक है दोस्तों। अब इनके अलावा अगर सपोज करो हम ये काम नहीं करते हैं, हमने इनके रूप में सहयोग किया है। सहयोग का मतलब अपनी गाड़ी दे दी, अगर कोई इनका विनिर्माण करा या उनका परिवहन भेज रहा है और हमने अपनी गाड़ी लगा दी, तो हमारा भी इसमें दोषी साबित होना तय है। और इसके अलावा हमने सवारी कर दिया, इनको एक जगह से बिठाकर दूसरी जगह इनको पहुंचा दिया गया, तो ये भी हम भी दोषी के रूप में आते हैं। तो इनमें क्या क्या होगा, कौन कौन से डिपार्टमेंट के अंदर या कौन कौन से न्यायालय के अंदर किस प्रकार से ट्रायल करेगी या किस प्रकार से ट्रायल चलेगी, या फास्ट कोर्ट में चलेगी या धीमे कोर्ट में चलेगी या प्रगति धीरे रहेगी, इनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये दोस्तों धारा 25 के अनुसार बताया गया है। कौन सी धारा के अनुसार? 25 के अनुसार बताया गया है कि अपराध कारित करने हेतु प्रयुक्त करने के लिए किसी परिसर का मतलब जगह का, गाड़ी, सवारी, जीव जंतु इत्यादि की जानबूझकर अनुज्ञा बहैसियत काबिज या मालिक देगा, तो वह इस अपराध के हेतु उपबंधित दंड से दंडित किया जाएगा। ये दोस्तों, और इसमें अपराध बताया गया कठोर कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक होगी। अगर हम परिसर भी देंगे तो हमारी भी 10 वर्ष की सजा होगी, और जुर्माने से भी जो 1 लाख रुपए तक हो सकेगा। ठीक है दोस्तों, 10 साल की सजा हो सकती है अगर आप परिसर भी देते हो इनके निर्माण के लिए, और 1 लाख का जुर्माना हो सकता है अगर आप गाड़ी भी देते हो तो। ठीक है दोस्तों। अब इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि धारा 33 में ये बताया गया है कि जो दंड प्रक्रिया संहिता है 1973, उसकी धारा 360 और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के प्रावधान सिद्ध दोषी अपराधी के लिए तभी लागू होंगे जब उसकी आयु 18 से कम होगी। तो दोस्तों समझ रहे हो, धारा 33 के अंदर यह बताया गया है कि किन के ऊपर लागू होगा। ठीक है, वैसे सबके लिए लागू है, 18 वर्ष से ऊपर वाले के सबके लागू है, पर 18 वर्ष से कम वाले के जब लागू होगा जब CRPC एक्ट 1973 और परिवीक्षा अधिनियम 1958 परिवीक्षा अधिनियम 1958 से सिद्ध दोष हो। मतलब उसके अंतर्गत अगर दोषी है तो 18 वर्ष से अगर कोई कम भी है, कोई बालक है या बालिग है, तो उसके ऊपर भी यह एक्ट लागू होगा। तो वही सजा का प्रावधान है जो ऊपर बताई गई है। धारा 36 में बताया गया, सेक्शन 36 में बताया गया है, क्या बताया गया है कि सरकार शीघ्र सुनवाई हेतु एक विशेष न्यायालयों का गठन करेगी। जी दोस्तों, यह बहुत ही जटिल समस्या है, इसलिए सरकार शीघ्र ही नए न्यायालयों का गठन करेगी, कोर्ट रूम का गठन करेगी। ठीक है दोस्तों। और विशेष न्यायालय में एकल न्यायाधीश जो सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति से पहले कार्यरत था होगा, जिससे सरकार द्वारा उच्च न्यायालय की सहमति से नियुक्त किया जाएगा। यानी पुरानी मजिस्ट्रेटों को ही इसकी सुनवाई के लिए बिठाया जाएगा जहां तक संभव होगा। और दोस्तों इसके अंदर 36 ख के अंदर बताया गया है कि अगर इसमें कोई दोषी साबित हो तो अपील के लिए, पुनरीक्षण के लिए क्या प्रावधान है। इसमें बताया गया है कि धारा 36 ख के अधीन अपील और पुनरीक्षण के संबंध में अधिकारिता युक्त उच्च न्यायालय अपनी समझ शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ये दोस्तों, अब प्रक्रिया क्या होगी वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। धारा 41 में इनकी प्रक्रिया बताई गई है, जिसमें बताया गया है कि महानगरीय मजिस्ट्रेट और प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, जिसको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है, इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विशेष तौर पर सशक्त द्वितीय श्रेणी का कोई मजिस्ट्रेट या किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए जिसके बारे में इस अधिनियम के अंतर्गत दंडित करने योग्य किसी अपराध को कारित करने का उसका विश्वास हो, अथवा किसी भवन परिवहन स्थान की चाहे रात में अथवा दिन में खोज करने पर वारंट जारी कर सकता है। ये दोस्तों,
जिसमें किसी स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ को नियंत्रित पदार्थ होने का उसे विश्वास हो। मतलब दिन में भी या रात में भी कभी भी वारंट जारी हो सकता है इनके खिलाफ। और दोस्तों धारा 42 में बताया गया है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क, स्वापक, सीमा शुल्क, राजस्व अधिसूचना विभाग, केंद्र सरकार द्वारा अन्य विभाग, पैरा सैन्य बल, सशस्त्र बल, मतलब इसमें है केंद्र उत्पाद, इस विभागों के बारे में बताया गया। नारकोटिक विभाग, सीमा शुल्क विभाग, राजस्व विभाग, आसूचना विभाग, और इसके अलावा मिलिट्री या कांस्टेबल जो केंद्र सरकार द्वारा साधारण विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में सशक्त होगा। और राज्य सरकार के राजस्व, औषध नियंत्रण, उत्पाद शुल्क, पुलिस और किसी अन्य विभाग का कोई अधिकारी जो चपरासी हो, सिपाही हो या कांस्टेबल श्रेणी का अधिकारी हो, जिसे राज्य सरकार साधारण विशेष आदेश के अनुसार कार्रवाई करने की सूचना देती है एवं ऑर्डर देती है। जी दोस्तों, अब मैं आपको इनके बारे में 51 में बताता हूँ। धारा 51 में बताया गया है कि धारा 51 में यह बोला गया है कि इनकी तलाशी, दोस्तों तलाशी होगी तभी तो पता चलेगा ये कौन सा काम करते हैं। तो 51 में बताया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में प्रावधान वारंटों, गिरफ्तारियों, तलाशियों के लिए है। जी दोस्तों, अब मेरा यह वीडियो पूरा कंप्लीट हो गया है क्योंकि वीडियो काफ़ी देर का हो गया है। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और बेल आइकन पर क्लिक करते रहिए और ऐसे ही अधिनियमों के बारे में आप समझते रहिए। जी दोस्तों, आज आपने NPDS, NDPS जो शॉर्ट रूप में बोलते हैं स्वापक औषधि मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के बारे में संक्षिप्त में रूप में या विस्तृत रूप में आपने समझ लिया गया होगा। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी आप यही वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब अगर कीजिए, अगर आपको पसंद है अगर मेरे वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।